नमस्कार दोस्तों, दिशा एग्जाम हब 24x7 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी टेट सेकंड पाली का क्वेश्चन पेपर मैथ का सॉल्यूशन। तो आप लोग देखिएगा, मिलाइएगा और ये देखिएगा कि पेपर आसान था, लेकिन कुछ बच्चे इसको करने में परेशानी महसूस किए। तो मैं दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें सिंपल नियम से इसको सॉल्व करके आपको दिखाते भी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 91 से शुरू है मैथ का। तो यहाँ पर दिया है बिंदु P रेखाखंड A 2.4 एंड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिंदु P रेखाखंड A इतना, B इतना, और रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। P के निर्देशांक क्या हैं? आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा कि अंतः विभाजन और वाय विभाजन के दो फार्मूले होते हैं। अंतः विभाजन के लिए बात कर रहा है, आंतरिक विभाजन कर रहा है। वो होता है, फार्मूला होता है, ध्यान देना, mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। ये वैल्यू x का होता है और y बराबर होता है ये ny2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। अब आप इसमें सोचोगे कि m क्या है, n क्या है, x2 क्या है, x1 क्या है। तो ध्यान देना, हम यही लिख देते हैं, ये है आपका x1, ये है आपका x2, ये है आपका y1 और ये है y2, और ये है m और ये है n। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। अब वैल्यू रखो, दोनों पॉइंट आ जाएंगे। तो m का वैल्यू क्या है 1 इंटू x2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर दिया है 8 प्लस n का वैल्यू क्या है 2 इंटू x1 का वैल्यू क्या है 2, ऐसे अपान में m का वैल्यू क्या है 1 प्लस 2। और यहाँ पर हम देखें तो 8 4 12/3 आया 4, मतलब पहला पॉइंट 4 होगा। वैसे हम चाहें तो ये टिक कर दे, पहला पॉइंट 4 इसी में है, बाकी किसी में है ही नहीं। मेरा काम हो गया, मैं लेकिन दोनों निकाल देता हूँ। सेकंड पॉइंट आप देखो, a x आ गया। सेकंड y कोऑर्डिनेट देखो अगर, तो y ny2 m का वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, m का वैल्यू क्या है 1, y2 क्या है 16, 1 इंटू 16 प्लस n का वैल्यू क्या है 2, और y1 का वैल्यू क्या है 4, m प्लस n वही 1 प्लस 2। तो ये 16 और प्लस 4 गुना 8/3, 16 8 24/3, और ये क्या आया 8, तो ये 8। तो ये 4 और 8 आया, x 4 y 8, तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन दिया है m और n द्विघात समीकरण x² माइनस 11x प्लस 24 बराबर 0 के मूल हैं, रूट हैं, तो n³ प्लस n³ का मान बताओ। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है आप लोग, जैसे आप इससे तुलना करते हो, जानते होगे, तुलना करते हो आप ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हो। तो यहाँ पर a का वैल्यू इसका मल्टीपल 1 होगा, b का वैल्यू ये -11 है, c का वैल्यू 24 है, जान ही रहे हो। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट देखें, और रूट इसके m और n है। तो सम ऑफ रूट जानते हो m प्लस n क्या होता है -b/a। तो -11 मतलब +11/a मतलब 1, तो 11 होगा। और मल्टीपल ऑफ रूट मतलब m इंटू n की अगर हम बात करें तो c/a, तो 24/1 मीन 24 होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, वैसे इसका होल स्क्वायर करके हम निकालें, थोड़ा लंबा हो जाएगा ये,
तो एक काम करते हैं, हम एम एन का वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। वैल्यू पुट करके क्या, ऐड करूं तो 11 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 24 आए। तो अब यहाँ पर देखूं मैं, तो जैसे 5 6 11 होता है, लेकिन 5 6 30 होगा, ये नहीं होगा। 8 3 11 होता है और 8 3 24 होता है, बस यही हो गया। मतलब m को आप 8 मान लो और n को 3 मान लो। देखो 8 3 11 और 8 3 24, बस यही वैल्यू रख दो। तो 8 का क्यूब होगा 512, ये m प्लस n दिया तो 8 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये 512 और 3 का क्यूब होता है 27, 7 2 2 7 2 9 3 और 5, यही आंसर हो गया। तो आसान था, दोनों क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ध्यान देना, इसके शब्द को लेकर के कुछ लोग कंफ्यूज थे, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ध्यान देना, ये कह रहा है x + 2y + 3z ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2x - y + z में असमान पदों की संख्या बताओ। इसका मतलब ये है, ध्यान देना, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कुल कितने पद आएंगे। असमान करने का मतलब ये है कि अब ये ना कह देना कि 3x + 2x + 4x, तो सारा जोड़कर इतने x का हो, वो समान पद हो गया ना। तो इसको ध्यान देना असमान, तो आप इसका पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान देना, x को उठाओ, इसके तीनों में कर दो, इसका इसमें करूंगा तो क्या आएगा 2x² माइनस x का y में करो, इसमें हो गया y में करो तो -xy, और फिर इसमें करो +yz + xz, और फिर इसका आप करोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 4xy + 4xy, और फिर इसका इसमें करोगे -2y², और फिर इसका इसमें करोगे +2yz। ध्यान दीजिएगा, मेरा टारगेट है आपको समझाना, बाकी हम आंसर वैसे भी बता सकते हैं। और अब तीसरे का करोगे आप प्लस 3z का इसमें 6zx, और फिर 3 का करोगे इसमें -3yz, और फिर 3 का करोगे इसमें 3z² + 3z²। अब यहाँ पर आप देखो तो x² कहाँ है, x² केवल यहाँ है, तो इसको आप लिखो 2x²। अब देखो xy यहाँ है और xy कहाँ है, यहाँ है, और कहीं है xy नहीं है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो तो +3xy। ध्यान देना, मैंने इसको लिख लिया और इन दोनों को लिख लिया। xz यहाँ है, xz यहाँ है, और zx मीन्स xz ये भी है, तो इसको लिख लूंगा तो 6zx और 1 तो 7zx, xz या zx से कही जाता है। अब उसके बाद आ जाओ 2y², एक ही जगह है -2y², ये भी हो गया। अब 2yz यहाँ है और 3yz यहाँ है, ध्यान देना 2yz - 3yz, तो ये हो जाएगा -y, और बचा क्या 3z² + 3z²। अब आप इनको देखो कुल कितने पद हैं, ध्यान देना, ये नहीं होता, ये होगा कुल कितने पद हैं, तो 1 2 3 4 5 6, कुल 6 पद है, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऐसा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, बहुत फ्री का क्वेश्चन था, फ्री का नंबर है। आपको मालूम होना चाहिए कि टेंजेंट हमेशा सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कुल मिलाकर सेंटर से टेंजेंट को मिलाने वाली रेखा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो यही होगा 90 डिग्री, इसका ऑप्शन हो गया। स्पर्श रेखा OA के बीच का कोण पूछ रहा है, टेंजेंट क्या, तो यही होगा। अगला, वह धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने पर उसके घनमूल का मान प्राप्त होता है, और जब इस परिणाम का पुनः घन किया जाता है तो प्राप्त नया मान मूल संख्या से 513 अधिक है। कुल मिलाकर ये कह रहा है कि एक संख्या है जो कि घन है, मतलब उसका घनमूल निकाला जा सकता है,
लेकिन 513 अगर ऐड कर दूं तो वो संख्या 3 बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, लेकिन वो भी घन होगी, 3 अधिक हो जाता है वो भी घन होगा, ध्यान देना। अगर मैं 512 देखूं, अब इसने किया क्या है, सारे घन वाली संख्या दिया है। ये 8 का क्यूब होता है, ये 7 का होता है, ये 5 का होता है, ये 6 का होता है, ये 6 का होता है, ये 8 का होता है, ये 7 का होता है, ये 5 का होता है, जानते हो। अब अगर 513 जोड़ दे, इसमें अगर आप 513 जोड़ते हो तो क्या होगा, 5 5 10, 1025 किसी का नहीं होता, ये तो होगा नहीं। इसमें आप 513 जोड़ो तो क्या होगा, 8 6 5 856, किसी का नहीं होता, ये भी नहीं होगा। आप इसमें 513 अगर जोड़ो, 513 तो 8 6 3 9 2 7 729 होता है, और वो किसका होता है, 9 का। तो यही एक आ देखो, और दूसरी शब्द भी मिल गई, 3 बढ़ गया, ये देखो 3 बढ़ भी गया, और यही होगा, ये भी नहीं होगा, तो कुल मिलाकर इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। y प्लस 1/y का वैल्यू 5 है, y² प्लस 1/y² प्लस 5 का वैल्यू पूछा। ध्यान देना यहाँ पर ये जो प्लस 5 लगा दिया ये कंफ्यूजन वाला है, बाकी तो सिंपल का लोग कर लेते हैं। इसमें ध्यान देना, हम अगर देखें तो y प्लस 1/y बराबर क्या है, 5 है। बहुत सारे स्क्वायरिंग अगर हम कर दें, क्योंकि स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो ये होगा y² प्लस 1/y² प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1/y इक्वल टू 25। ये कट गया, ये इधर जाएगा, y² प्लस 1/y² बराबर 25 माइनस 2 आया 23। ध्यान देना, इसका वैल्यू है 23, लेकिन इसने इसका वैल्यू नहीं पूछा, इसने प्लस 5 भी किया है, मतलब इधर 5 बढ़ा दो, इधर भी 5 बढ़ा दो, तो इधर 5 बढ़ाओगे तो इधर भी बढ़ाना पड़ेगा, तो 23 5 28 होगा, और ये ऑप्शन होगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो वहां पर दिया ध्यान देना, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है, इसके चारों ओर बाहर की तरफ, ध्यान देना क्वेश्चन ऐसा है कुछ, एक वृत्ताकार मैदान है, त्रिज्या 14 मीटर है, इसकी मानकर त्रिज्या ये 14 मीटर है, इसके बाहर की तरफ 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, समान पथ बनाया है। पथ का क्षेत्रफल आपको मालूम होगा, वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ रास्ता हो तो उसका क्षेत्रफल होता है, फार्मूला होता है, और वो फार्मूला होता है पाई 2r प्लस a। बस इसी को सॉल्व करो, आंसर आ जाता है। पाई का वैल्यू 22/7, a क्या है, रास्ते की चौड़ाई वो 7, और 2r का वैल्यू है 14 प्लस a मीन 7, ऐसा ये कट गया, 22 आया, और मल्टीप्लाई 14 गुना 28 7 35 आया, ऐसा 35 गुना 70, 35 गुना 70 770 770 होगा, और ये रहा ऑप्शन। ठीक है, पाई है 2r प्लस है, a रास्ते की चौड़ाई है, r त्रिज्या है, बाकी चीजें आप जानते हो। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका HCF 8 है, तो LCM बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था इसमें, अच्छे लोगों ने नहीं कर पाए कह लीजिए। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आई है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर जिसका बेस नहीं क्लियर होगा वो नहीं कर पाया, केवल LCM HCF रख कर गए, बच्चे नहीं कर पाए। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें होना क्या था, दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें करना ये है, पहले आप इसका बेस समझिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 15 और 20 का, मान लेता हूँ दो संख्याएं हैं, 15 और 20। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं, एलसीएम, तो आप कहोगे 15 20 का एलसीएम 60 होता है, और एचसीएफ अगर निकालूं तो आप कहोगे एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनको डिवाइड करे तो 5 होगा, जानते होंगे आप लोग ऐसा। अब एक बात ध्यान देना, अगर हम इन्हीं संख्याओं में रेशियो निकाल दूं, 15 और 20 का रेशियो निकालूं, तो ध्यान देना 15 को मैं चाहूं या ऐसे काट दो 3, ये 4 आया, 3:4 आया, तो इसमें से क्या निकल गया आप देखो। तो ये 15 क्या था, ये 3 में 5 का गुना था, यहाँ भी 5 का गुना था, यही 5 जो कॉमन फैक्टर था। ध्यान सुनना, जब हम रेशियो निकालते हैं तो जो कॉमन फैक्टर होता है वो उड़ जाता है। मीन्स जब हम संख्याओं का रेशियो निकालते हैं तो इसका एचसीएफ अपने आप निकल जाता है।
और तब वो रेशियो बचता है, मीन्स वो कॉमन नहीं होता, कॉमन होता तो वो भी निकल जाता। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर दो संख्याओं में 3 4 का अनुपात हो और एचसीएफ 5 हो तो संख्याएं 5 या 15 5 20 सीधे आपको बोल देना चाहिए। ये बात आपको जानकारी होगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, बात हम एलसीएम की करें, वैसे हम इसको ऐसे ही कर सकते थे, इसका एचसीएफ 8 है तो 8 गुना 16, 8 या 24 होगी संख्याएं, और इसका हमें क्या पूछा एलसीएम, 24 और 16 का 48 होगा, हम 48 मार देते हैं ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा तरीका ये था कि आप यहाँ ध्यान दो, इसमें जो रेशियो है 2:3 है, तो ये तो वो फैक्टर है जो कॉमन नहीं है, प्लस कॉमन में क्या है 8, तो इन सबका मल्टीपल जो होता है वो एलसीएम होता है। तो 8 गुना 16 48, तो भी हम इसको पाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप चाहे संख्या निकाल करके निकाल दो या रेशियो से ही मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, दिया है यदि 2x² प्लस 8x प्लस 3 एंड माइनस में x² माइनस 4x प्लस 1 को सरल करने पर ठीक 2 असमान पद हो तो a का मान बताओ। ठीक 2 असमान पद हो, ये 2 पद हो असमान हो, भाई समान है तो जुड़ कर एक हो जाएगा, ये ध्यान देना। तो 2 पद हो और असमान हो, ए का वैल्यू बताना है। ए का वैल्यू क्या पुट करे कि 2 ही पद हो और असमान हो। तो पहले इसको सॉल्व करो, कुछ समझ में आए। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2x² प्लस 8x प्लस 3, सॉरी 8x नहीं है, ax है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट जैसा है, इसको बना लीजिएगा, ax है। 2x² प्लस ax प्लस 3 और माइनस करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा x² और ये प्लस 4x और ये -1, ध्यान देना ऐसा। अब यहाँ पर देखो, आप सॉल्व कर लो, इसको ले लो एक साथ, तो ये हुआ x² और ये प्लस ax प्लस 4x -1 ऐसा। ये करा 2 ही पद हो और a का वैल्यू, तो पहले इसमें कुछ देखो कॉमन है क्या है, कॉमन, तो x² प्लस 8, इसमें x कॉमन है, a प्लस 4 -1 ऐसा। हमसे करा 2 ही पद हो, लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ 1 पद 2 पद 3 है, और a का वैल्यू कुछ भी रख करके आप 2 पद बनाओ, तो हम इसको तो नहीं हटा सकते क्योंकि यहाँ पर ए तो है ही नहीं, ये 1 रहेगा तो रहेगा। यहाँ पर इसको भी कुछ नहीं कर सकते, ए का वैल्यू ए यहाँ है, ए का ऐसा कुछ वैल्यू रखो कि ये खत्म हो जाए। तो ध्यान देना, x को भी मुझे खत्म करना है, तो अगर हम x में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होके खत्म हो जाएगा, मीन्स ये वैल्यू 0 आना चाहिए, ये वैल्यू 0 आना चाहिए। तो एक ही जगह पर क्या रख दूं कि 0 हो जाए, तो -4 + 4 0 होता है, तो एक ही जगह -4 4 नहीं -4 रखना होगा, या इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, तो आप ये भी बोल सकते हो a + 4 = 0, तो a बराबर वैसे भी निकल कर आएगा -4, तो इसका ऑप्शन ये होगा डी -4। कुछ लोगों ने 0 को टिक कर दिया, वो गलत है, a का वैल्यू क्या रखो कि 0 हो जाए। आप देखो a अगर 0 रख भी देते हो, यहाँ पर देख लो, तो ये 0 होगा, फिर भी 1 2 3 पद बच जाएंगे, मीन्स वो गलत है। अगला क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी सतहों पर रंगा जाता है और फिर उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी ठीक 2 सतहें रंगीन हो। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आप पहले एक घन बना लो, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं ये बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको कुछ ऐसा।
अब 6 सेंटीमीटर है और 2-2 सेंटीमीटर के काटे जाते हैं, तो 3 टुकड़े होंगे, तो आप ऐसे ऐसे बना लो, 3 टुकड़े कर लो इसके, ऐसे ऐसे बनेंगे, हम ऐसे कर लेते हैं। और इधर ध्यान दीजिएगा, इधर भी 3 होंगे तो ऐसे होंगे, ऐसे। अब इसको आप मिला दो ऐसे, ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर मुझे बड़े छोटे घन काटे जाते हैं, तो कुल इतने होंगे, वो तो पूछा नहीं, उसको निकालेंगे मैंने। अब ये कह रहा है ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात करो जिनकी ठीक 2 सतह रंगीन हो। तो आप एक बात ये बताओ, 2 सतह रंगीन कहाँ मिलेंगे? तो 2 सतह रंगीन यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा। कुल मिलाकर इस पर 4, इधर 4, 8 और इधर 4, ध्यान दीजिएगा, 4 ये और 2, 4 4 8, 2 10 और पीछे 2 12। ये केवल कोर पर मिलेंगे और हर कोर पर कुल मिलाकर 1 1 12 होती है, तो 12 हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। तो ये 12 आएगा इसमें, देख लीजिए हर पर 1 मिलेगा। कितनी कोर? 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7 8 9, इधर वाला 10, उधर पीछे 2 है 12, इस तरह से होगा, तो ये 12 होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन में दिया है यहां पर देखा जाए तो ये दिया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 728 जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाए, जिसका घनमूल संख्या के घनमूल से 2 अधिक हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक संख्या है और वो घन में है, उसका घन है, और अगर उसमें 728 जोड़ो तो फिर वो घन बन जाए, लेकिन पहले वाले का जो घनमूल था उससे 2 अधिक ये है। तो अब पहली बात यहाँ ध्यान दो, 3 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन है, 343, 1512, 1728। तो वो कौन सी संख्या है जिसमें 728 जोड़ूं तो फिर भी वो घन बन जाए? तो अगर आप 343 में 728 जोड़ोगे तो ये नहीं, 7 3 10, ये नहीं बन रहा है। आप 512 में भी 728 जोड़ो, 12 ये 40 होगा, ये भी नहीं, 1240 किसी का नहीं होता। 1000 में अगर आप 728 जोड़ो तो 1728 होता है, 1728 होता है 12 का क्यूब, और 1000 होता है 10 का क्यूब, और 2 ज्यादा भी है, 10 2 12, तो कुल मिलाकर यही ऑप्शन हो गया। आप इसमें ज्यादा परेशान न हो, सीधे इसी को लगा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 1000 में 728 जोड़ोगे 1728 हो जाएगा, 10 का है, ये 12 का है, 2 अधिक भी है, बस हो गया। वैसे मानकर लगाने पर ये लंबा हो जाएगा। आगे दे रहा है एक सपाट में परिधि, त्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अंतर 3 है। ध्यान देना, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है इस तरह से, जिसमें कह रहा है त्रिभुज में परिधि त्रिज्या और अंतः त्रिज्या, सर्कम रेडियस और इन सर्कल रेडियस की बातें कर रहा है, का अंतर 3 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर ध्यान देना, होता क्या है जब हम परिवृत्त की बात करते हैं, मीन्स ये ऐसा कर रहा है, ध्यान देना, इसका और इन, ये कैसे बनता है, इसका सेंटर हम कैसे निकालते हैं, ये साइड ऐसे निकालते हैं, ये होता है, तो इसको हम, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये इसका त्रिज्या होती है, ये वाला। और जब हम इन सेंटर का निकालते हैं, अंतर्वृत्त का निकालते हैं, तो ये एंगल बाइसेक्टर से बनता है, तो इसमें नहीं खींचेंगे ज्यादा हो जाएगा, और ये वाली डिस्टेंस होती है, ये ऐसे, ये ऐसे ध्यान देना। और यहाँ पर आप एक बात ये ध्यान दो, ये हमेशा ये 2 होता है, तो ये वाला पोर्शन 1 होता है, मतलब अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं में 2 1 का अनुपात होता है, ये आप ध्यान देना। अब ये अगर हम पूरा हटा कर देखें तो एक ट्रायंगल की हाइट हुई एक प्रकार से, ये देखो ये ट्रायंगल की हाइट हुई, तो ट्रायंगल की हाइट जो भी होगी 2 और 1 में बांट देंगे अगर हम, तो 2 होगा परिवृत्त की त्रिज्या और 1 होगा अंतर्वृत्त की त्रिज्या, और दोनों में अंतर है 3 सेंटीमीटर का।
अंतर है 3 सेंटीमीटर का, तो 1 बराबर 3, तो 3 बराबर 9 सेंटीमीटर। मतलब समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी, ध्यान देना, ये 9 सेंटीमीटर। ध्यान देना, अंतर है 3 सेंटीमीटर का और योग कितना है 3, तो 1 बराबर 3, तो 3 बराबर 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, भुजा इंटू में √3/2, ये होती है ऊंचाई h, और h का वैल्यू दिया है 9, हम यहाँ पर रख देते हैं 9। तो a बराबर क्या होगा, तो 2 × 9/√3, या √3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 हो जाएगा, 3 तियां, ये आया 6√3, ये 6√3 आई साइड इसकी, और एरिया क्या होता है, भुजा √3/4, भुजा का √3/4 मैं यहाँ लिख देता हूँ। भुजा क्या है 6√3, तो 6√3 का स्क्वायर इंटू में √3/4, इसका स्क्वायर करोगे 36 गुना 3 गुना √3 बटा में 4, तो 4 नमा 36 और 9 तियां 27, 27√3 आया। ध्यान देना, समझाने थोड़ा लंबा हो गया, बाकी इसमें कुछ खास था नहीं, आप ये आंसर लगाएंगे 27√3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या को 20% घटाने पर, बहुत आसान है, सिंपल सा, एक संख्या को 20% घटाने पर 168 प्राप्त होता है। 20% जब आपने घटा दिया तो बचा कितना, 80%, मतलब 80% का वैल्यू इतना है। संख्या बताओ, संख्या तो 100% होती है, तो 80, भाई पूरी संख्या 100 होती है, 20 घटा दिया 80 बचा, वो पर इतना बचा, 80 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना, तो आप सीधे निकाल दो। आप ऐसे या काट दो, रेशियो देख लो दोनों में, 20 चौको 80, 20 पंजे 100, 4 बराबर इतना, तो 5 बराबर कितना, तो 4 बराबर इतना, तो 1 बराबर क्या होगा, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 बराबर 42, तो 5 बराबर क्या होगा, तो 40 पंजे 200, 2 पंजे 10, 210, ये आया 210। आप वैसे भी निकाल लेते तो भी आ जाता। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि x + y 5 हो और x² + y² 13 हो, तो x और y का मान ज्ञात करो। वैसे इसका हमें होल स्क्वायर करके निकालना चाहिए, लेकिन टाइम बचाने के लिए आप वैल्यू पुटिंग मेथड लगा दो। x और y 5 है, x का वैल्यू मान लेता हूँ 3 और y का 2, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 13, आपको गया है तो पहले में ही आ गया। मानता मैं दूसरा लेता है, 4 लेता, यहाँ 1 लेता, तो 4 चौक 16 और 1 का स्क्वायर 1, 17 होना था, नहीं था। कुल मिलाकर x y का वैल्यू हमने 3 और 2 लिया, तो 3 2 5 भी हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 भी हो गया। ओवरऑल x और y क्रमशः 3 और 2 होंगे, और इसने पूछा x y का वैल्यू भी पूछा है, तो यही 3 2 होगा, 2 3 एक ही बात है, ये हो जाएगा। आगे अगर हम चलते हैं तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे दिया है x + y + z = 0, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये दिया है x + y + z = 0, और आपसे पूछा है, और एक दिया है x² + y² + z² = 2, और वैल्यू पूछा है x का 4 + y का 4 + z का 4। अगर आप फार्मूले का यूज करते हो तो ये लंबा होगा, लंग प्रोसेस हो जा रहा है, क्योंकि आप इसका स्क्वायर करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे, तब यहाँ तक पहुंचोगे, लंबा हो जाएगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेन लगाए, थिंक करें, तो वैल्यू पुट करके निकालें। पहली बात आप ये ध्यान देना, दो चीजें पकड़ो आप। पहले तो ये पकड़ो आप कि इसने कहा है कि x + y + z = 0 है, मतलब अगर हम तीनों को जोड़ दें तो 0 आना चाहिए, और तीनों के स्क्वायर को जोड़ दें तो 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना, हमें ये नहीं मालूम वैल्यू क्या है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि 3 है तो 3 पार्ट तो होंगे, तीनों को बांटेंगे, जो भी वैल्यू होगा उसमें 3 पार्ट होंगे। तो हम एक काम करते हैं कि अगर हम यहाँ पर रखते हैं 3 से भाग करेंगे, तो कुल मिला 1/3, 1/3, 1/3। ध्यान देना, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए था 0, ये दिक्कत आ रही है। तो एक काम करते हैं कि 0 लाने के लिए हम इनको माइनस कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं प्लस, ध्यान देना ऐसा। और अब अगर इनको हम जोड़ें
तो माइनस का 2 प्लस का 2 ये 0 हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो फिर नहीं आएगा। अगर स्क्वायर करने पर ऊपर वाला देखो क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, और नीचे वाला 3 ही होता तो 6 में 3 से भाग करता 2 हो जाता। तो क्या करूं कि नीचे वाला 3 ही रहे, तो एक काम करो इसको √3 कर दो ऐसा, और अब आप स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 4/3 प्लस 1/, क्योंकि प्लस हो जाएगा 3 प्लस 1/3, ये आया 6/3 और आ गया 2। बिल्कुल स्क्वायर करने पर 2, और वैसे जोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस ये कट जाएगा 0। तो कुल मिलाकर के एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको मिल गया, तो 2/√3 माइनस 1/√3 माइनस 1/√3। और इसने पूछा क्या है, पावर 4, तो पावर 4 पूछा है तो आप पावर 4 कर दो। तो हम इसका पावर 4 जब करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर करने पर तो ये आया, अब पावर 4 भी कर लो। तो पावर 4 जब करोगे आप तो 4 का 16/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, स्क्वायर का ये है, फिर स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया ये, और 16 2 18/9, 18/9 मतलब 2, और ये आया ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग ऐसा कर लो, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कैलकुलेशन नहीं, आपको वैसे आपका नॉलेज लिया है। इसने पूछा है कि कौन सा कथन सदैव सत्य है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपरिमेय है, मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज इरेशनल, अपरिमेय। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपरिमेय है, नहीं ये तो गलत है, क्योंकि दो प्राकृतिक संख्या है परिमेय नहीं, वो परिमेय होती, मतलब ये तो गलत है, बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, ये कह रहा कि सारी रेशनल नंबर नेचुरल हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल में तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आता है, लेकिन 3/5 थोड़ी आता है, ये नेचुरल में नहीं है। जबकि ये रेशनल है, मीन्स परिमेय है, तो ये कह रहा प्रत्येक परिमेय, मतलब ये भी क्या नेचुरल है, नहीं है, ये भी गलत हो गया। फिर आगे आ रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय है, ये सही है, क्योंकि पूर्ण संख्या में आपका 0 नेगेटिव पॉजिटिव बट कंप्लीट नॉट इन फ्रैक्शन, तो आप इसको कंप्लीट, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को अगर हम पलट कर बोल देंगे तो नहीं होगा, प्रत्येक परिमेय पूर्ण है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन को भी हम परिमेय बोलते हैं, लेकिन पूर्ण नहीं होगा। लेकिन जब हमसे कह रहा प्रत्येक पूर्ण परिमेय है तो वो होगा में सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव, 0 परिमेय है और वो पूर्ण भी है, इसलिए ये सही है। और अंतिम वाला जो दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण होती है, वही जो मैंने कहा था पलट कर पूछेगा तो गलत हो जाएगा, तो ये इसका आंसर सी होगा, 100% सही है, तो आप इसी को लगा दो। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, कौन सी नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर हमने अभी बताया 1 2 3 4 ऐसे, 0 पूर्ण संख्या में आता है, होल नंबर में आता है, इसलिए यही नेचुरल नंबर नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक वृत्त में चाप AB, ध्यान देना यहाँ पर बना हुआ है, ये चाप AB है और परिधि पर स्थित बिंदु D 50 डिग्री का एंगल बनाता है। ये D 50 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये कह रहा है बिंदुओं A और B पर स्पर्श रेखा खींची गई है। ये दोनों टेंजेंट हैं, स्पर्श रेखा है, ऐसे खींची गई है। जो बिंदु P पर मिलती है, यहाँ पर P पर मिलती है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण अर्थात AP भी बताना है। आपको ये वाला एंगल बताना है, ध्यान देना। आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि चक्रीय चतुर्भुज की हम बात करें, चक्रीय चतुर्भुज की बात करें तो कोई भी ऐसे बना दिया जाए ऐसे, तो ये प्लस ये 180 होता है, ये प्लस ये 180 होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम ऐसे कर दें, ये है सेंटर और मान लेते हैं ऐसे हमने खींच दिया, ऐसे मिला दिया ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल में जो रिलेशन होता है, अगर ये 10 है तो ये 20 होता है, जस्ट डबल होता है।
और अगर हम इसको मिला दें तो ये कितना होगा, तो ये प्लस ये 180 होता है तो 170 हो जाएगा। ये बातें ध्यान देना। मतलब सेंटर पर एंगल इसका डबल होता है, केंद्र पर बना कोण परिधि का डबल होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ परिधि पर 50 है तो ये 100 होगा, कंफर्म है। पहली बात आप इसको ध्यान देना। अब दूसरी बात ध्यान देना, मुझे ये निकालना है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसको बड़े ध्यान दो, ये 4 हो जाएंगे। और आप ये जानते हो ये 90 डिग्री ऑलरेडी होता है, टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 90 180 दो तो ये समकोण हो ही गया, और ये प्लस ये भी मिलकर 2 होना चाहिए। तो 100 ये जब पहले ही है, इसका मतलब ये 80 होगा, तभी तो 2 समकोण होगा। तो 80 मीन्स ये इसका ऑप्शन होगा। आगे अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है, सिंपल है। ईंधन की खपत तय की गई दूरी के सीधे समानुपाती है। यदि कोई वाहन 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 लीटर ईंधन का उपयोग करता है तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना ईंधन की खपत होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, ये कह रहा है खपत और दूरी समानुपाती है। हम मान लेते हैं खपत को के मान लेते हैं, दूरी को डी मान लेते हैं, तो ये समानुपाती है। या इसको पी मान लो तो समानुपाती है, या पी बराबर हो जाएगा कांस्टेंट के डी, ऐसा। अब ये कह रहा है कि यदि कोई वाहन 540 किलोमीटर की दूरी, मतलब टी का वैल्यू 540 इंटू के लिए 9 लीटर का ईंधन, खपत कितना है 9, तो के बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना। तो के बराबर हो जाएगा 9/540, 9 छक 54, 1/60। के का वैल्यू आया 1/60। अब आपसे पूछ रहा है तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसका ईंधन कितना खपत होगा। तो दूरी 840 है और के का वैल्यू मालूम ही है, पी का वैल्यू पूछा है, तो आप कहोगे पी बराबर होगा के मतलब 1/60, और डी दिया है कितना 840, तो इसको आप काट दो, 0 0 पड़ गया, 6 कदम 6 6 चौको 24, 14 आएगा। तो ये 14 लीटर, सिंपल क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका 14 लीटर आया। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक गेंदबाज ने विकेट लिए 0 3 2 1 5 3 4, मतलब प्रति मैच। पहले मैच में एक भी विकेट नहीं पाया, दूसरे में 3 पाया, फिर 2 पाया, 1 पाया, ऐसे ऐसे करके कुल इतने पाए। उसका बहुलक बताना है। बहुलक को बोले तो मोड बताना है। ये बहुलक होता क्या है? बहुलक होता है, इस सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं बहुलता, अधिकता। जैसे आप हिंदुस्तान में बोल सकते हो हिंदुओं की बहुलता है या बहुलक है। तो ऐसे कौन से विकेट की संख्या है जो ज्यादा बार आए हैं। तो ये आप देखो, तो यहाँ देखने पर दिख रहा है कि 2 मैक्सिमम टाइम आया है। देखो 2 यहाँ 1 बार आया है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है 4 बार, और कोई संख्या 4 बार नहीं दिख रही है। तो इसका बहुलक 2 ही होगा, और हमने 2 लगा दिया। इसके बाद आगे चलते हैं। P प्लस क्यू है 4, पी क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू 10 है, और आपको वैल्यू पूछा है P का 4 प्लस क्यू का 4 माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। वैसे इसका हम स्क्वायर करके निकालेंगे, लंबा जाएगा, और स्क्वायर करके निकालेंगे, लंबा जाएगा। तो एक काम करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं, देखिएगा P प्लस क्यू 4 है, तो अगर 2 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 4 8 हो रहा है, नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, इसको 3 कर देते हैं, 1 कर देते हैं। 3 1 4 होगा, और 3 का स्क्वायर 9, और इसका 1, 9 1 10 होगा। मतलब कि 3 और ऐसे बस रखो, बस हो गया। तो इसको क्या करोगे, 3 की पावर 4 क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, माइनस में सॉरी प्लस में 1, ध्यान देना, यहाँ पर 81, यहाँ पर 1, और माइनस में 2 इंटू पी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1। तो सॉल्व करो, 82 माइनस में 2 9 18, 18 को आप घटा दो, 12 में से 8 गए 4। यूनिट डिजिट 4 केवल इसी में है, आगे बढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है पूरा निकालो।
आगे हम देख लेते हैं, यदि कोई संख्या 200 से बढ़कर 266 हो गई, मतलब 200 पर बढ़ी कितनी 66, तो 100 पर कितनी बढ़ी 33, यही परसेंट हो गया भाई। 200 पर 66 हुआ तो 66, तो 100 पर कितना 33, वही परसेंट होता है। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण, ये देखिए ध्यान देना, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा, ध्यान देना टेंजेंट होता है ये सेंटर है, यहाँ से अगर हम मिला दे तो ऑलवेज 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। ध्यान देना, आपको लगे कि इधर मिलाओ तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये देखो आप कहीं मिला दो, ये पॉइंट आप मिलाओगे, ये सीधे 90, भले आपको नहीं दिख रहा 90 डिग्री ही होगा, कंफर्म है। तो ये 90 डिग्री होता है, इसको सिंपल था। आगे 3 निष्पक्ष सिक्के एक साथ चले जाते, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझना होगा। तो इसको हम कर देते हैं, 3 सिक्के हैं एक साथ उछाले जाते हैं जब, तो हेड या टेल आएगा। लेकिन होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, 3 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कम से कम एक, ये सबसे बड़ी बात, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड का मतलब एक से कम नहीं होना चाहिए, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ध्यान देना, 3 हम उछाल रहे हैं, तो 3 में हमें एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये होगी, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होगी, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये होगी 3C1, 3 में एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 3। और इसी तरह से 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जानते होंगे इसको सॉल्व करना, तो यहां पर हम कर देंगे 3C2, तो इसका क्या होगा 3 × 2/2 × 1, ये कट गया, 3 ही हुआ। अब 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो ध्यान देना यहाँ पर क्या होगा 3C3, ये तो 3/3 कुल मिलाकर 1 हो जाता है ऐसे। तो एक हेड आने के 3 चांसेज, 2 हेड आने के 3 चांसेज, और तीनों हेड आने के 1 चांसेज। लेकिन जब हम तीनों उछालेंगे तो एक सिक्के का 2 पहलू होता है, हेड एंड टेल, और तीनों उछालेंगे तो 2 × 2 × 2 कुल 8 होंगे, ध्यान देना। और वो कम से कम एक कहा है, मतलब 1 का भी होना चाहिए, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, लेकिन 0 का नहीं। तो ये टोटल कितने हो रहे हैं 7, 3 3 6 1 7, और कुल है 8, तो 7/8 हुआ प्रोबेबिलिटी। अच्छा क्वेश्चन था, ये बी वाला होगा इसमें। और अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंट के जैसा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो एरो टाइप का बना है, इसका मतलब है पावर में, मीन्स इसको ऐसा होना चाहिए था, बच्चे यहाँ पर गलत किए हैं, इसको ऐसा होना चाहिए था। ये बराबर 9 है, तो x का वैल्यू बताओ, बहुत आसान है, आप इसको भी तोड़ दो, 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और 27 को लिख सकते हो 3 का क्यूब, और मल्टीप्लाई में क्या है x/3, ये कट गया, मीन्स 3 की पावर x, ध्यान देना कट गया 3 की पावर x, और इधर बराबर 3 की पावर 2, ये बेस बराबर, इसलिए पावर इक्वल होते हैं, x बराबर 2 मीन्स ये हुआ। एक और नीचे 1 अंकम संख्या ज्ञात करो जो 16, 18, 32 से विभाज्य हो। 16, 18, 32 से विभाज्य हो, वैसे इसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं, तो आप एलसीएम निकालो, आ जाएगा। लेकिन हम मेहनत नहीं करें, हम डायरेक्ट देख लेते हैं, जो 16 से भी कटे, 18 से भी कटे, 32 से कटे, पहला ही ऑप्शन देखता हूँ, ये तो 16 से कटेगा नहीं, ये नहीं हो सकता। दूसरा भी 16 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं हो सकता। 16 से ये भी नहीं कटेगा, नहीं हो सकता, इनको होना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, जिनसे नहीं होगा। हम आगे बढ़ लेते हैं। स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण बहुत ही एकांतर कोण का नियम है, ध्यान दीजिएगा। इसमें होता है टेंजेंट के साथ कोई कॉर्ड, टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाता है एक छोड़कर, मीन्स ऐसे ये वाला जो एंगल होगा, इसी
के बराबर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, जो जिसको ये नियम मालूम होगा वही लगा पाएगा, नहीं तो गलत करेंगे। इसका 40 ही होगा। अगले पर चलते हैं। x + y 7 और x × y 10। यहाँ भी हम लॉन्ग मेथड में नहीं आएंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 आता है, जोड़ता हूँ तो 7 आता है, तो सीधे दिख रहा है 5 × 10 5 × 2 7। x 5 मानो, y 7 2 मानो, और इसने कहा x² + y² तो 25 और 4 29 29। सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लाई 10 5 2 5 2 7 इस तरह से कर लेंगे, और दोनों के स्क्वायर का सम करना है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 29 होगा। ये हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि डेटा का माध्य 11 हो तो z ज्ञात कीजिए, और डेटा दिया है 3 21 10 7 6 9, z + 6 15 एंड 20। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये माध्य क्या होता है, पहले तो इसको ध्यान दीजिएगा। माध्य को हम बोलते हैं मीन, और दूसरे लैंग्वेज में बोले तो एवरेज आप बोल सकते हो, जिसे औसत बोलते हैं। समांतर माध्य पूरा नाम होता है इसका, औसत बोलते हैं। औसत क्या होता है? सम ऑफ एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट। कुल मिलाकर जितनी संख्याएं हो उनके योग में जितनी हो उससे भाग कर दो, आ जाता है माध्य। और एवरेज में अगर हम जितने नंबर हो मल्टीप्लाई करें तो भी सम आ जाता है। मान लेते हैं कि जैसे जितनी भी संख्याएं हैं, यदि डेटा का माध्य 11 है, और कितनी संख्या है ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्याएं हैं, माध्य 11 है, तो इनका योग अगर हम निकालेंगे तो 11 × 9 ये 99 होगा। मतलब सारी को जोड़ दे तो 99 होगा। तो आप जोड़ो, और जो कम पड़ेगा वो जेड हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो आप ऐसे जोड़ो, 21 3 24 10 34 6 30 7 37 3 40 6 46 और 46 4 50 2 52 20 72 10 82 5 87 87 हो रहा है। और ये बचा कितना, ये 1 मिनट मिस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 9 99 होगा, सही है। तो इसको जोड़ लीजिए, 24 10 34 34 6 40 7 47 47 3 50 6 56 4 60 2 62 20 82 10 92 5 97 सॉरी 97 हो रहा था। तो घटाने पर 2 आया, तो यहाँ पर z का वैल्यू 2 होना चाहिए, न कि 5। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई सबका योग 99 है, बाकी घटा दो, जो बचा वो z हो गया। सिंपल सा। दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल काटती है, सह अंतःकोणों का अनुपात 1:3 है। छोटे कोण का मान ज्ञात करो। ये कहना क्या चाह रहा है, ध्यान देना। दो समानांतर पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही, मान लिया मैंने, इसको काटती है सह अंतःकोण। सह अंतःकोण कौन सा होता है? अल्टरनेट, ये सह अंतःकोण होते हैं, और इनका सह अंतःकोणों का अनुपात 1:3 है। छोटे कोण का मान बताओ। सॉरी, ये तो ये नहीं है, एक मिनट। दो समानांतर रेखाएं ट्रांसवर्सल, सॉरी ट्रांसवर्सल मींस ऐसे काटती है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे दिया। ट्रांसवर्सल काटती है, और सह अंतःकोणों का अनुपात 1:3 है। तो सह अंतःकोण कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये और ये 1 है तो ये 3 है। और हमें मालूम है पूरी स्ट्रेट लाइन की बात अगर मैं करूं तो 180 होता है, और ये 1 है और 3 है, मतलब 1 3 4 और 4 का वैल्यू 180, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 45 आएगा। और छोटा एंगल ही पूछा है आपसे, मीन्स 1 का वैल्यू 45 ये होगा। तो ये रहा पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया आपका। और ध्यान दीजिएगा, बताने के लिए इसमें हम डिस्क्रिप्टिव और बता सकते हैं, और भी शॉर्ट मेथड हैं, बाकी वो चीज़ें क्लास में हो पाती हैं। तो आज इतना ही। बाकी दिशा एग्जाम हब 24/7 में आपको अगले भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आप जुड़े रहिएगा। बाकी तब तक के लिए बाय, ओके।